गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई के लिए लगातार आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास 12 के सेशन या सीरीज़ नंबर या क्लास नंबर 2 को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है बोर्ड को लेकर के, लेकिन कुछ समय की बात है स्टूडेंट, मैं कुछ इसको और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग का कॉपरेशन बना रहे, सहयोग बना रहे, है ना। ऐसे हम लोग आज थीम 13 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट आज डील करने वाले हैं, पैटर्न ऑफ द रिविलियंस। आज हम लोग पैटर्न ऑफ द रिविलियंस को देखेंगे कि इसमें किस तरह से विद्रोहियों जो थे या रिवोल्ट करने वाले जो लोग थे, वो किस तरह से उन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरह के पैटर्न को यूज़ करा और उन्होंने सभी को एक छत्र छाया में जोड़ करके आगे लाने का काम किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से जो यहाँ के सोल्जर्स थे, यानी कि सोल्जर्स बोले तो अपना जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी या गवर्नमेंट्स जितने भी कोर्ट्स थे या जहाँ पे वेपन्स रखने के स्टोर वाले घर हुआ करते थे या जिसको हम लोग शस्त्रागार कहते हैं, वो सब चीज़ों को उन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से लूटा खसोटा और पूरी तरह से उसको बर्बाद भी किया। मतलब उसको जला दिया, तोड़ फोड़ दिया, वहाँ के लोगों को मार दिया और ख़ास करके जो गोरे लोग थे उन लोगों को तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं गया स्टूडेंट, ये कह सकते हो। उन लोगों को छोड़ा ही नहीं गया, बिल्कुल पूरी तरह से जान से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जो ये इंडियंस थे ना, या जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में काम कर रहे थे, ऐसा समझिए इसको। जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ जॉब के रूप में, सोल्जर के रूप में अपॉइंट किया हुआ था। और ये जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे। वर्दी से कहे तो वो तो इंडियन नहीं, वर्दी से वो थे ब्रिटिशर्स, दिखने बिल्कुल उनके लिबास के। लेकिन अगर बॉडी फिजिकली बॉडी अगर बात की जाए तो वो क्या थे, मन से और बॉडी से या फिजिकली वो क्या थे, इंडियंस थे। तो इस रूप से इनको एक लिबास पहना करके ब्रिटिशर्स अपने काम के लिए यूज़ करते थे। लेकिन स्थितियाँ डे बाय डे जो ख़राब हो रही थी, उनके अंदर में ये बिगुल बच चुका था कि नहीं, अब हमको अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है ना। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि मंगल पांडे जो बहुत ही फेमस कैरेक्टर थे इस 1857 में, पहला वो शहीद था जिसने ये बताने का काम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिर्फ वो सुअर की और चर्बी के मांस का विरोध नहीं था, अब ये पूरे इंडियंस के सम्मान के लिए लड़ाई थी, है ना। ये बात मंगल पांडे ने तय कर दिया था। और इसी चीज़ को लेकर के लोगों ने क्या करा कि एकजुट होना शुरू किया। एकजुट होने के बाद आप देखोगे कि जो भी अलग अलग एरियाज़ में लोग फैले हुए थे, वो लोग क्या होने लगे, सब इकट्ठा होने लगे और एक ही ओपिनियन को उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस करना शुरू किया। आप देखोगे कि जो अलग अलग एरियाज़ के जो भी लोग थे, है ना, उन लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होना शुरू किया। अगर इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करी जाएगी रेजिडेंट में, तो देखिएगा यहाँ पे 48 जो नेटिव्स के जो रेजिडेंट्स हैं, उसमें एक कैप्टन है जो हेस्ट्री है, उनको रखा गया था। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, इनको इंडियंस चाहते तो मार देते या फिर उनके साथ जो चाहते वो सलूक करते। बहरहाल स्थितियाँ ऐसी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी बचे हुए थे वो अपनी जान बचाने के फिराक में थे। किसी एक भी ब्रिटिशर्स के मन में ये नहीं रह गया था कि अभी हम इंडियंस का सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो रोष था, जो गुस्सा था, वो इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि उनको कंट्रोल में लाना अब उनके बस की बात नहीं रह गई थी। बल्कि यहाँ के जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे वो अपनी जान बचा करके, अपनी फैमिली को समेट करके यहाँ से भागने के फिराक में थे, है ना। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा क्रिटिकल खड़ी कर दी थी इंडियंस ने। देखिए यही है इंडियंस का नेचर, जब तक उनको छेड़ोगे नहीं तब तक वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन उनको छेड़ दिए और वो एक्सेप्ट कर लिए कि भैया आपने मुझे परेशान किया है, अब आपकी तो खैर नहीं, तो याद रखिएगा ये इंडियंस है और इंडियंस का नेचर है, वो कभी किसी को तब नहीं छोड़ते जब उसको कोई छेड़ देता है। तो खैर स्थितियाँ ऐसे ही थी उस समय। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंडीशंस या स्टेप्स जो थे या डिसीजंस थे, कुछ इसी तरह के कंडीशन को क्या कर रखा था, क्रिएट कर रखा था। और इसी का ये रिजल्ट हुआ कि जो भी लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एकदम बिल्कुल दुश्मन की दृष्टि से, एनिमी के रूप में देख रहे थे। और यहाँ के जो सिपॉइज थे वो भी अब उनके क्या कर रहे थे, उनका सपोर्ट छोड़ दे रहे थे, है ना। ब्रिटिशर्स मैंने पहले बता रखा था कि 6:1 का रेशियो था, 6 इंडियन सोल्जर्स और 1
मात्र ब्रिटिशर्स। मतलब समझ सकते हो कि 6 इंडियन सोल्जर है, उसमें एक लीड करने के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स को रखा गया है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो अगर जब कोई वॉर पे लड़ने जाएंगे या कोई छोटे मोटे इवेंट्स होंगे वहाँ पे लड़ने जाएंगे, गोलियाँ चलेंगी दोनों साइड से, जब ब्रिटिशर्स के मरने की बात आएगी, ये कितने उसके सोल्जर्स मारे गए, तो पता चला कि 7 में से 6 तो इंडियन ही मरे हैं और इंडियन ने इंडियन को मारा है। सोचिए कितनी ज़्यादा उनकी बड़ी मोनोपोली थी जिस पे वो काम कर रहे थे। मरे भी इंडियन, लड़े भी इंडियन और मज़े करेंगे ब्रिटिशर्स। ये बात अब यहाँ पे थमने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति का विरोध करते हुए लगातार क्या किया गया, एकजुट होने का मुहिम छेड़ दिया गया अपने इस इंडिया में। और देखिएगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे के सपोर्ट में। ब्रिटिशर्स कहने का मतलब है कि जो इंडियंस थे वो एक दूसरे के सपोर्ट में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि जितने भी किंग्स थे या इम्पीरियल सिस्टम के जो छोटे छोटे नवाब थे, जैसे कि हम बात करेंगे कि बहादुर शाह जो दिल्ली में थे, जो मैंने पहले ही बता रखा था, बहादुर शाह जो दिल्ली से आए, दिल्ली में जो बिल्कुल 82 ईयर्स के ओल्ड मैन हो गए थे, लेकिन उनकी स्थिति यानी कि रिवोल्यूशनरीज की कंडीशंस को देख करके उनकी जो कॉन्फिडेंस थे, उनके जो अब जो स्थितियाँ आ गई थी, जो सिचुएशंस थे, उसमें जो उतार चढ़ाव देखा ना उस अंकल साहब ने, मतलब समझ रहे हो, बहादुर शाह ने भी इनकार करने से भी डरना शुरू कर गया। वो डरने लगे कि अगर मैंने कहीं इनको बर्बाद अगर मना कर दिया ना डिसीजन अपने साइड इनके साइड देने से, तो वो ब्रिटिशर्स तो मुझे बाद में ये करेंगे, समझ रहे हो ना, मतलब लथड़ेंगे और ये जो है ये अभी हमको साफ कर देंगे। तो ये सिचुएशन को देख कर के उन्होंने तुरंत हाँ भर दी, हामी कर दी। उसके बाद बात आती है नाना साहब की, जो कानपुर से थे। नाना साहब ने भी तुरंत क्या किया, इन लोगों का यानी कि जो रिवोल्ट के लिए जो सोल्जर्स थे या जो भी लोग थे जो आगे आ रहे थे इंडियंस के, उनके सपोर्ट में उन्होंने भी हाँ कर दिया। उसी की तरह रानी लक्ष्मी की बाई की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। वो तो आप लोगों ने लाइन सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी झांसी वाली रानी। ये लाइन बहुत फेमस है स्टूडेंट, ये ऐसा ही नहीं बोला गया। ये इवेंट जो है ना, इस चीज़ का लाइव एविडेंस है कि वो इन चीज़ों से क्या थे, रूबरू थे, एक्टिव थे और इन चीज़ों को भली भांति समझ रहे थे। बस इंतज़ार था तो एक ऐसे पहल की, एक ऐसे मोमेंट की जब लोग एक यूनिटी में दिखाई दे, और ये वही टाइम था स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से आपके कुंवर सिंह थे, है ना। उसके बाद वाजिद अली शाह जो अवध से थे। तो ये सारे लोग थे ना जो उस समय अब एकजुटता दिखाने लगे। अब ये कहने लगे कि नहीं, ये वो टाइम आ गया है जिस टाइम में अब हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज तक ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी करते रहे हैं, ये अब हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इनको हम देखने वाले सुनने वाले नहीं हैं। इसके लिए अब हमें ये ज़रूरी हो गया है कि एक ठोस कदम उठाया जाए, और ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि ब्रिटिशर्स की जड़ों को यहाँ से जड़ से उखाड़ करके फेंक दी जाए, ताकि हम ब्रिटिशर्स के प्रति जो इतना अत्याचार हुआ उसको हम क्या कर सकें, अपने इंडियंस के साथ रह करके सहभागितापूर्ण, भाईचारापूर्ण तरीके से रह करके अपनी सहिष्णुता का विचार विमर्श या फिर प्रदर्शनी पूरे दुनिया में ये चीज़ दिखाने का काम करें। साथ ही ब्रिटिशर्स के मन में ये डर पैदा कर दिया गया कि अगर बेटा इंडियंस के अगर अगेंस्ट में तुम लोगों ने किसी तरह से भी कोई भी काम किया ना, तो इंडियंस, ये तो छोटे से एक यूनिट जैसे अवध वगैरह, अवध हो गया, अवध जो आपका अवध एरिया हो गया, जो खास करके इधर यूपी वाला एरिया देखिए, बिहार वाला एरिया देखिए, ये सब एरिया ही सिर्फ इतना हावी था। अगर पूरा का पूरा इंडियंस का जो प्रोविंसेस था उस टाइम अगर एक यूनिटी, सारे राजा महाराजा या फिर जो भी वहाँ के लीडर्स थे वो सब एक यूनिट में आकर के अगर काम करना शुरू कर देते और सिर्फ ब्रिटिश अगेंस्ट आने के लिए, ब्रिटिश को भगाने के लिए, तो विश्वास मानिए स्टूडेंट्स, इंडिया एक दिन में आज़ाद होता। लेकिन कुछ कमियाँ थी जिसको हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। कुछ कमियाँ थी जिसके कारण ये चीज़ें पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, लेकिन पुरज़ोर कोशिश थी कि इस 1857 को एक इतने बड़े लेवल पे ले जाया जाए कि वो एक दुनिया को या फिर अपने इंडिया के हर सोए हुए लोगों को जगा जाए, है ना। और यही कोशिश थी मंगल पांडे की, जिन्होंने ये मरते मरते बोला था कि अगर हम मर भी गए तो मेरे से 1000 मंगल पैदा होंगे ही नहीं, बल्कि इंडिया में वो कंडीशन ला कर रख देंगे कि ब्रिटिशर्स अपने से बोलेंगे बेटा चलो अब यहाँ हम लोग नहीं रह सकते हैं। और ये उन्होंने पहल करके ये पहल दिखा दी थी एक नमूना के रूप में, अपने सिंगल एक बैरक से एक बंदा आगे आकर के, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग आगे शेयर करेंगे। इसके बाद भी एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा था, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था 1857 के रिवोल्ट के लिए। लेकिन यही है कि वो नज़दीकी एरिया में हो रहा था, है ना। याद रखिएगा वो नज़दीकी एरिया में हो रहा था, ये चाहिए था बड़े लेवल पे, और भी प्रोविंसेस के बीच में अगर मीटिंग्स होती, कम्युनिकेशंस होता तो और बेहतरीन तरीके से इसको ले जाया जा सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो पाई। और लास्टली ये कह सकते हैं कि इस रिवोल्ट को दबाने में ब्रिटिशर्स सक्सेस रहे।
और अगले ही 1857 के बाद 1858 में जो सिचुएशंस था वो क्राउन एज का हो गया, यानी कि ब्रिटिशर्स को तो ये फील हो गया कि अब हम जो है यहाँ पे बहुत दिनों तक नहीं टिक सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को फील करने के बाद कुछ सिचुएशंस में चेंजेस लाई। उन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कीप करा दिया इंडिया से और उसके जगह में क्राउन एज ले आया, है ना, जिसमें प्रिंसेस की जो हम लोग प्रिंसेस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे कि वो आए, क्या सिचुएशन था, कैसे सिचुएशंस को उन्होंने चेस करा, क्या वो बने रहे, क्या क्राउन एज बहुत टाइम तक बना रह पाया, ब्रिटिशर्स का क्या हस्तक्षेप हुआ इंडिया में, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में वेट करें। आई थिंक लगता है कि बहुत जल्दी मैं उसको अपग्रेड कर दूंगा, अब टाइम नहीं लगने वाला स्टूडेंट, सब कुछ लाइनअप है। अब धीरे धीरे आपका कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई में एक शेड्यूल वाइज होता जाएगा। और ये मेरा पहले से भी प्रॉमिस रहा है कि मैं शेड्यूल वाइज आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा टाइम टू टाइम अपडेटेशन के साथ। ये मेरा प्रॉमिस है स्टूडेंट, और ये प्रॉमिस मैं हमेशा जो भी प्रॉमिस करता हूँ सोच के करता हूँ, समझ के करता हूँ, और 100% मैं इस पर खरा उतरूँगा। बस चांस, मैं एक ही उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की, ये चांस लेना आप लोगों को है कि आप लोग इस पर कैसे खरा उतरते हो, कैसे अपने परफॉर्मेंस में अपना प्लस दिखाते हो कि सर अब पहले हम ये थे, अब हम ये हैं। अगर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड कोई और भी आपको सजेशंस देने हो तो कमेंट बॉक्स खुले रहते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग अपना सजेशंस, अपना इंपॉर्टेंट सजेशंस जो इस पढ़ाई से रिलेटेड कंसेप्ट को लेकर के है वो शेयर करें। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट्स को बहुत बारीकी से देखता हूं और हो सके तो उनका रिप्लाई भी देता हूं। कमेंट्स का जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का रिक्वायरमेंट भी जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये रिक्वायरमेंट मिलती है फीडबैक के रूप में, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इस चैनल को स्टूडेंट बहुत तेज़ी से आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये शेड्यूल एक शेड्यूल वाइज चले, टाइम वाइज चले, और आप लोग उसमें आकर के अपना उसी टाइम पर पढ़ाई करें जिस टाइम पर हम लोग का क्लास अरेंज हो। बस उसके लिए लाइव आना जरूरी है और लाइव के लिए आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। इसलिए स्टूडेंट बार बार मैं कह रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूरी है इस चैनल के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर आपको अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से मिल रहा है स्टूडेंट तो सपोर्ट की ही तो ज़रूरत है। वो तो आज तक मैं कर ही सकता हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करें। तब तक के लिए शी यू, बाय बाय।